देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु में आज हम बात करेंगे परीक्षाओं की। बोर्ड की परीक्षा दे रहे छात्रों में तनाव का होना आम बात है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि तनाव लेने से नहीं बल्कि तनाव न लेने से परीक्षाएं अच्छी हो सकती है। इसके लिए बच्चों के साथ माता पिता को भी कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बच्चों की बात करें तो सबसे पहले उनसे अपनी पढ़ाई पर भरोसा रखना होगा। आमतौर पर जिस विषय में छात्र कमजोर होते हैं उसको लेकर तनाव में रहते हैं और साथ ही प्रेशर की बोर्ड परीक्षाएं हैं, हम इसे कैसे पास करेंगे, साथ ही उन्हें नॉलेज की कमी होती है, शिक्षक उतना अच्छा कई बार नहीं बता पाते या माता पिता उन पर लगातार प्रेशर बनाते रहते हैं, जिस कारण बच्चों के ऊपर वो प्रेशर इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि कई बार आंसर याद होने के बाद में भी बच्चे एग्जाम में जाने के बाद कुछ नहीं लिख पाते और नंबर बहुत कम आते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि माता पिता भी बच्चों पर प्रेशराइज इतने ज्यादा हो जाते हैं कि तुम्हें पास होना है या फिर 100% लेके आना, 99% लेके आना है, तो बच्चों के ऊपर लगातार प्रेशर बनता है। और बोर्ड परीक्षा, स्पेशली हम बोर्ड परीक्षा की आज हम चर्चा करेंगे। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रशांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, एजुकेशन काउंसलर। प्रशांत जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया निशा। सबसे पहले प्रशांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बच्चों के अंदर बोर्ड परीक्षा को लेकर इतना डर क्यों है? देखिए, जो डर मेरे हिसाब से अगर जो डर है तो उनको शायद वो मालूम नहीं है कि उनको पेपर कैसा आना है, कहाँ से आना है। अगर वो सही जानकारी इस चीज में रखें तो ये डर का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल हो या सीबीएसई हो, इन्होंने इतनी अच्छी तरह से सेशन को डिजाइन किया हुआ है, सारी चीजें, और उनको ब्लूप्रिंट उपलब्ध कराए गए हैं अपनी वेबसाइट पर। अगर वो उस ब्लूप्रिंट को और वेबसाइट्स को थोड़ा सा उनके पेरेंट और बच्चे और टीचर सभी ध्यान में रखें तो निश्चित रूप से ही उनको ये अवसाद से गुजरना नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि थोड़ा सा ध्यान रखे तो अवसाद से गुजरना। लेकिन बच्चों से आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी प्रशांत जी, के क्या कुछ करके बच्चे बोर्ड परीक्षा का जो डर है उसे कम कर सकते हैं, और अपनी पढ़ाई को कैसे करें, या फिर पेपर का पैटर्न कैसा होगा, या एग्जाम देते जाते वक्त किन किन सावधानियों का ध्यान रखें जिससे बच्चों का पेपर भी अच्छा और बच्चों पर प्रेशर भी ना हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ में हमारे शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सुधार हुआ है और कुछ एक पैटर्न में भी इस बार बदलाव हुआ है, जिसकी सूचना समाचार पत्रों पर और वेबसाइट्स पर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश में जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंतर्गत आने वाले स्कूल हैं उनको mp.bsc.nic.in पर समस्त जानकारी मिल जाएगी, सैंपल पेपर मिल जाएंगे, पुराने पेपर मिल जाएंगे, आपको ब्लूप्रिंट मिल जाएगा और समस्त जानकारियां अपडेट्स होती रहती हैं समय समय पर। अगर ये छात्र, अभिभावक और टीचर्स इसको समय पे देखते रहें तो उनको बड़ा लाभ होगा। इसके अलावा थोड़ा सा पैटर्न में ये चेंज होकर आया है कि इस बार वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है, टोटल मार्क्स जो हमारे थ्योरी के टोटल मार्क्स हैं, जैसे कक्षा 12वीं के लिए टोटल मार्क्स 70 रखे गए हैं थ्योरी के लिए और प्रैक्टिकल के लिए 30 रखे गए हैं, उसी प्रकार से कक्षा 10वीं के लिए थ्योरी मार्क्स 75 रखे गए हैं और प्रैक्टिकल के मार्क्स जो 25 रखे गए हैं। इसमें बच्चे को ये चाहिए कि वो अपने थ्योरी पार्ट्स के में जो प्रश्न आना है वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आना है। और उसमें इस बार थोड़ा सा सिलेबस में चेंजेस, ये पैटर्न में चेंजेस हुआ है। वो पैटर्न में चेंजेस ऐसा आया है कि इस बार जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 40% पूछे जाएंगे टोटल मार्क्स के। तो हमें उस चीज़ की जानकारी रखना है, क्योंकि इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसमें भी इनको 3 से 4 भागों में बांटा गया है। पहला तो भाग होगा, इसमें मल्टीपल चॉइस प्रश्न आते हैं कि आपको उसमें से 4 में से एक को चुनना है। दूसरा सत्य सत्य आता है। तीसरा जोड़ी का आता है। चौथा जो है वो आपको 1 लाइन में आंसर देना पड़ता है, एक शब्द में आंसर देना पड़ता है। तो इस प्रकार से इन्होंने डिजाइन किया गया है। तो बच्चे को पास होने में तो कहीं कोई तकलीफ है ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने कि बच्चों के पास होने में कोई तकलीफ नहीं अगर वो पैटर्न समझ जाते हैं तो। लेकिन यहाँ पर एक चीज और पूछना चाहूंगी, जैसे कि तनाव का जो प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, तनाव जो बच्चे लेते हैं, खासकर माता पिता भी प्रेशर बनाते हैं और कई बार ऐसा देखने में आता है कि शिक्षक भी प्रेशर बनाते हैं। कई बार देखते हैं कि हम गाइड से शिक्षक पढ़ाते हैं, जब बच्चे सवाल पूछते हैं शिक्षक से तो शिक्षक गाइड के अंदर देख के उसका सोल्यूशन बताते हैं, उसको इतने अच्छे से समझा नहीं पाते, तो बच्चों को वो चीजें समझ में नहीं आती। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बच्चे केवल रटते हैं और ये रटने वाली जो पद्धति है उससे भी कुछ नुकसान होता है बच्चों को। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि किसी का अंक आना या मार्क्स में एग्जामिनेशन में
उसके परसेंटेज आना, जी। उसकी गुणवत्ता का कहीं कोई पैमाना नहीं है। बिल्कुल। ये तो सिर्फ जो है आपके याददाश्त के ऊपर, आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि हो सकता है आपने वो प्रश्न किए हों और आपके एग्जाम में आ गए हों। आपने अगर सही तरह से टाइम मैनेजमेंट किया हुआ है और आपने सही स्पष्ट लिखा हुआ है तो आपके अधिक मार्क्स आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को आता सब है लेकिन वो एक्सप्लेन करना नहीं आ पा रहा है, तो हम उसकी गुणवत्ता को कहीं नहीं जान सकते कि किसी के 99% है तो वो काफी इंटेलिजेंट छात्र है और किसी के अगर 33% है तो वो इंटेलिजेंट छात्र नहीं है। इसकी जो आईक्यू लेवल है वो टोटल उसका बच्चे का हम कहीं से भी इसको पैमाना नहीं मान सकते हैं। तो हमारा शिक्षकों से और अभिभावकों से ये हमारी प्रार्थना है कि कभी भी बच्चे को उस पैमाने पर ना सोचें। दूसरी बात रही इस चीज में कि हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं महत्व रखता है हमारे अंक आना, उसके लिए हमें उसके पैटर्न को समझना पड़ेगा कि हमारे किस प्रकार से पैटर्न आते हैं। आपको अगर पैटर्न की जानकारी, आपको देखिए आप अवसाद में या डर तभी होगा जबकि आपको उसके पैटर्न की जानकारी नहीं है। किसी आप नए रास्ते से जाते हैं तो आप उसमें तेज ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको आपको उस रास्ते की जानकारी नहीं है, उसके टर्न की जानकारी नहीं, स्पीड ब्रेकर की जानकारी नहीं है, वहां के ट्रैफिक की जानकारी नहीं है। अगर यही आप उसके सारी चीजों से आप वाकिफ हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आप बड़े कॉन्फिडेंट रूप से और बिगर अवसाद के सारी चीजें हल कर सकते हैं और अपने आप को पढ़ सकते हैं। तो इसमें आपका जो ब्लूप्रिंट का जो रोल है बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, जो सीबीएसई और माध्यमिक शिक्षा मंडल जो मध्य प्रदेश का जो बोर्ड है इसमें उन्होंने अलग अलग तरीके से उसको पैटर्न को डाला हुआ है। तो अभिभावक, छात्र और जो वो है हमारे टीचर्स हैं वो डेफिनेटली रूप से इस चीज में छात्रों तक ये जानकारी पहुंचाएं क्योंकि ये विषयवार दिया हुआ है कि गणित में कैसे आना है, किस यूनिट से प्रश्न कितने आना है, कितने वस्तुनिष्ठ से पूछे जाएंगे, कितने नंबर का आएगा, ये सारी चीजें उसमें उपलब्ध हैं। और इसमें किस यूनिट से जो पेपर जो बनने का जो पैटर्न है वो भी सारी चीजें पूछी जाएंगी। और समय प्रबंधन की बात आती है तो इसमें वस्तुनिष्ठ के बाद में के अलावा जो प्रश्न आते हैं वो 4 प्रकार के और होते हैं। इसमें एक होता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। इस अति लघुत्तरीय प्रश्न को हमें 30 शब्दों में लिखना होता है। दूसरा आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, इस प्रश्न को हमें 75 शब्दों में लिखना होता है। चौथा होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीसरा कि इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को 100 शब्दों में लिखना होता है। फिर निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं उनको 200 से 250 नंबर में लिखना होता है। अगर छात्र को इसकी जानकारी नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन में बच्चा जो है अति लघुत्तरीय को लघुत्तरीय समझ के 150 नंबर में लिख लेता है और कभी बार लघुत्तरीय प्रश्न को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाकर लिख देता है। तो उसका जो समय है वो उसको बचता नहीं है लास्ट में सॉल्व करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी गलती। तो ऐसे बच्चे आपने सुना होगा बोलते हैं कि मुझे आ तो रहा था पर मेरे को टाइम कम पड़ गया। तो वो यहीं पे गलती होती है। तो टीचर्स को चाहिए कि उनका प्रैक्टिस करवाएं। अभी हाल ही फिलहाल में सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों में रेमेडियल क्लासेस हैं और इस रेमेडियल क्लासेस में उनको प्रीवियस 3 साल के प्रश्न करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा भी आपको बता दूं कि हर स्कूल में विमर्श पोर्टल पे प्राचार्य की आईडी से पर मॉडल पेपर दिए हुए हैं। तो छात्र या अभिभावक आप अपने टीचर से, आप अपने स्कूल के प्राचार्य से इसकी मांग कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस करके अपने अवसाद को और अपने भय को काफी हद तक दूर भगा सकते हैं। बिल्कुल, कि आप अपने अवसाद को और अपने भय को काफी हद तक दूर भगा सकते हैं। सबसे मेन चीज वही है जैसा कि आपने कहा कि जैसे टाइम मैनेजमेंट की जो यहाँ आपने बात करी कि समय होता है, जैसे परीक्षा का अगर समय है 2.5 घंटे पेपर देने का उनके पास समय है और वो इन प्रश्नों में उलझ जाते हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने शब्दों में लिखना है, लघु उत्तरीय प्रश्न कितने शब्दों में लिखना है और वो अपने फ्लो में लिखता चला जाता है और समय कम पड़ जाता है। और सही कहा आपने कि कई बार आंसर आते हुए भी बाहर आके बच्चा कहता है कि समय कम पड़ गया इसलिए मैं लिख नहीं पाया और नंबर उन्हें उतने ही मिलते। एक चीज और जानना चाहूंगी यहाँ से, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट की बात करी आपने, जनवरी आ चुका है और कुछ बच्चों की परीक्षा में 2 महीने बचे हैं, कुछ की परीक्षा में 3 महीने बचे हैं, मात्र बहुत कम समय बचा है बोर्ड परीक्षाओं में। तो ऐसे में छात्रों को टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना चाहिए कि वो परीक्षा में अच्छे अंक भी लाएं और सफलता भी प्राप्त करें? इसके लिए आवश्यक है कि वो सभी विषयवार जो है अपने ब्लूप्रिंट निकाल ले और ब्लूप्रिंट को भली भांति पढ़ ले कि उसमें से किस में से कितने आना है। और आप अपने डेज जिसके, क्योंकि अभी जिसमें बताया गया है कि लगभग 5 फरवरी के बाद से हमारी कक्षा 10वीं और 12वीं के एग्जाम होने वाले हैं, तो हम ये मान के चलें कि हमें लगभग 1 महीने बचा हुआ है। तो इसमें मेरी एक सुझाव है बच्चों से कि जो
उनकी यूनिट अच्छे से अब तैयार नहीं है उसको नए सिरे से बिल्कुल भी ना करें। जो यूनिट्स उनको अच्छे से तैयार हैं और उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ी हैं उसको एक बार रिवाइज़ करने के लिए टाइम बना लें कि उनको मैथ्स का कब रिवाइज़ करना है और उनको हिंदी का कब रिवाइज़ करना है, इंग्लिश कब करना है, साइंस कब करना है, अगर कोई बायो ग्रुप से है तो बायोलॉजी कब करना है, इसके अलावा कोई अगर कॉमर्स क्षेत्र से है तो कॉमर्स के पेपर्स कैसे उस चीज़ को करना है। तो एक प्रॉपर्टी डिज़ाइन कर ले कि एक दिन में मुझे इतने घंटे का इस प्रकार से करना है। आपको मैं बता दूं कि इसमें थोड़ा सा बच्चा प्रेशर में तो होता है, तो ये कहते हैं कि अगर प्रेशर थोड़ा हो तो ये बहुत ही सकारात्मक रूप दिखाता है बच्चे के लिए, उसको याद बड़ी तेजी से होता है। और अगर यही प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है तो नकारात्मक उसमें चला जाता है, रास्ते पे चला जाता है और बच्चा कहीं ना कहीं डिप्रेशन में और भय से ग्रसित हो जाता है। तो इसमें बच्चे को चाहिए कि एक तो वो लगातार स्टडी ना करे, बीच बीच में पानी पीने के लिए उठता रहे या इधर उधर देख ले, तो जिससे उसकी जो सिटिंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। और दूसरी चीज है कि बीच बीच में पानी पीता रहे प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं कि लंबी सिटिंग में बैठा हुआ है वो पानी नहीं पी रहा है तो उससे डिहाइड्रेशन के कारण से बॉडी में केमिकल चेंजेस आते हैं और अवसाद उत्पन्न बढ़ता जाता है। तीसरी चीज आती है कि घर में अगर वो लाइट खाना बनता है और लाइट खाना खाता है तो निश्चित ही रूप से उसकी बॉडी उसके पढ़ाई के लिए साथ देती है। और कभी भी अनावश्यक ना जगें, आपके लिए 6 घंटे की नींद बहुत आवश्यक है। इससे कम अगर आप सोते हैं तब भी आपका ये अवसाद में जाने के में आपको ये ले जा सकती है सिचुएशन। तो ऐसी स्थिति में अपना जो समय प्रबंधन है वो विषयवार के अनुसार करें। जैसे आपका पेपर आने वाला है, मैथ्स का पेपर आने वाला है, तो आप ऐसे करें कि हम जो एक हफ्ते का समय प्रबंधन अलग करके रखें कि सबसे पहले अगर मैथ्स का पेपर है तो हमें मैथ्स तैयार करके हम टूवर्ड जो लास्ट में हम उसको करें, फिर ये रिवर्स काउंटिंग में करें। बिल्कुल। तो इस प्रकार से अगर आप समय प्रबंधन करते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छे अंक ले सकते हैं और अच्छी पोजीशन भी अपने कक्षा में पा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि अच्छी पोजीशन भी अपनी कक्षा में पा सकते हैं। एक सवाल और, जैसा कि आपने कहा कि रिवाइज ने कुछ नया पढ़ने की बजाय, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, तो कुछ नया पढ़ने की बजाय रिवाइज करते रहे तो शायद सफलता के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि कुछ नया अगर बच्चे उस समय पढ़ेंगे तो वो उतना प्रॉपर नहीं सीख पाएंगे। आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी कि रिवीजन जो बच्चे करते हैं उसका कितना महत्व है? बहुत ही अधिक महत्व है रिवीजन करने का, क्योंकि रिवीजन करने से हमें सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। इनफैक्ट कि जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है वो हमें विधिवत याद होता है। हमें पॉइंट वाइज उस चीज़ को करना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम पॉइंट वाइज लिखेंगे तो जो हमारा वैल्यूअर होता है उसको प्रश्न उत्तर को समझने में आसानी होती है और आपको अधिक से अधिक नंबर मिलते हैं। कुछ ये टिप्स होते हैं इस चीज़ में कि जो भी आंसर लिखना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप उस आंसर को पॉइंट वाइज नोट करके चलें, स्पष्ट लिखें। जितनी जो जगह दी गई है लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो निर्धारित जगह है उतनी जगह पर ही लिखें। दूसरी चीज, आप परीक्षा में जब जाते हैं तो यूज्ड पेन हमेशा रखें, बिल्कुल कभी भी नया पेन साथ में ना रखें। अभी आप जो भी जितने भी पेन उस चीज में है वो यूज्ड पेन रखेंगे तो आपका फ्लो बहुत अच्छा होगा। और नए पेन से लिखने पे हमारा फ्लो नहीं बन जाता है और हमें घबराहट में भी हमें कई बार प्रश्न हम भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो रिवाइज करना बहुत आवश्यक है, बट कुछ एक कंडीशंस ऐसी होती हैं कि हमें उनके साथ ही हम रिवाइज करें, हंसते खुले माहौल में करें। हमेशा लाइट आपके पीछे से आना चाहिए। आप फ्रंट से अगर आपको लाइट आएगी तो निश्चित ही आंखों पे तनाव होगा और आप अगर हो सकता है कि आपकी कैपेसिटी अगर 3 घंटे की पढ़ने की हो और आप 1 ही घंटे में आपको शायद वो तनाव उत्पन्न होने लगेगा। तो कुछ एक ऐसे उस चीज में है कि जिसमें हमें अगर बच्चा ध्यान में रखता है तो निश्चित रूप से सफलता में ये 4 चांद लगा देगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि सफलता में बच्चों के 4 चांद लग जाएंगे अगर वो सही डायरेक्शन में जाते हैं। तो एक चीज और पूछना चाहूंगी, जैसे प्रेशर की यहाँ हम बात करें कि बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है, लेकिन प्रेशर यहाँ देखा जाए तो माता पिता बच्चे के ऊपर ज्यादा प्रेशर बनाते हैं कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ने से दिमाग अच्छा चलता है, तेज होता है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें रात में पढ़ना ठीक लगता है, सुबह जल्दी उठना उन्हें उतना उचित नहीं लगता है और वो याद करने के बजाय वो नींद में ही गोते लगाते रहते हैं। तो ये जो प्रेशर है माता पिता बनाते रहते हैं, यहाँ पे लगातार बच्चे से डिमांड की जाती है कि किताब के सामने से हिलना डुलना नहीं है, बिल्कुल इधर उधर जाना नहीं है, खेलना नहीं है,
टीवी बिल्कुल नहीं देखना है, मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाना, ऐसे बहुत सारे नियम है एग्जाम के समय बच्चों के ऊपर थोप दिए जाते हैं। और ऐसे में बच्चा कई बार किताब खोल के तो बैठता है लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा होता है। तो ऐसे में बच्चों को क्या करना चाहिए? देखिए, आपको बताऊं कि बच्चे को तभी पढ़ना चाहिए जब भी फुल कंसंट्रेट हो, वो उसका तभी ध्यान रखें। और यहाँ पर माता पिता का भी बोलना बिल्कुल वाजिब है कि उसको सुबह से उठ के पढ़ना चाहिए। सुबह से उठ के पढ़ने में क्या होता है कि हमारा डिस्टरबेंस का जो लेवल है वो लगभग नगण्य होता है। इस समय ने ना तो आपको आपका दोस्त परेशान करेगा, फ़ोन करेगा, ना कि आपके घर में किसी प्रकार से कोई गेस्ट वगैरह आपको डिस्टर्ब करेगा मिलके, ना भी आपको किसी प्रकार का नॉइस सुनने को मिलेगा सुबह। तो इसलिए सुबह का समय जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है। ऋषि मुनियों ने, आपने हमारी जो सनातनी परंपरा है उसमें भी देखा होगा, ऋषि मुनि ब्रह्मकाल में उठ के करते थे। और ब्रह्मकाल का समय भी सूर्योदय से 96 मिनट पहले होता है। तो इस समय हमारा फुल कंसंट्रेशन होता है, वातावरण में नॉइस नहीं होती है, तो हमारा कंसंट्रेट करने के लिए हमें बहुत अच्छा होता है। फिर भी मैं पेरेंट को यही सलाह दूंगा कि अगर बच्चे अपने मन से जिस समय पढ़ें तो फुल कंसंट्रेट होके पढ़ें। आवश्यक नहीं है वो सुबह ही पढ़ें या आवश्यक नहीं है वो दिन में ही पढ़ें, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि अगर वो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे तो शायद अधिक से अधिक वो गेन कर सकेंगे। इसमें बच्चे की कई बार ये होती है कि जैसे आपने बताया सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए या टीवी ना देखें और यहाँ देखें, ये बात तो बिल्कुल जायज़ है क्योंकि विज्ञान अभिशाप भी है और वरदान भी है। अगर इस समय क्या होता है, कई प्रकार की अफवाहें फैलाते हैं कुछ लोग किसी को नीचा दिखाने के लिए या नीचा करने के लिए, तो उसमें भी बच्चा उसका शिकार हो जाता है कि उसने बोल दिया कि पैटर्न चेंज हो गया है या कुछ ये दूसरी ये चीज़ आने वाली है, परीक्षा में ये प्रश्न लीक हो गए हैं, ये आने वाले हैं। तो बच्चा अपने कंसंट्रेशन को छोड़ के वो डायरेक्शन ही भटक जाता है। दूसरी चीज़ आती है, कई बार टीवी देखने पर कुछ एक ऐसे कार्यक्रम या ऐसी न्यूज़ देख लेता है कि जो कि उसके दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। कोई हिंसक चीज़ देख ली, कोई उसने बहुत दुख भरी बात सुन ली, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो जो टेंशन क्रिएट होता है, वो टेंशन उसके ने जो पीछे जो रिवाइज किया होता है वो कहीं ना कहीं उसको मेमोरी से वॉश कर देता है। आपने देखा है जैसे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में ओवरलैप हो जाती हैं चीज़ें, तो उसी प्रकार से मेमोरी में अगर कोई पावरफुल या शौक भरी अगर न्यूज़ हमारे पास में आ जाती है तो बच्चा पिछले जो याद किया हुआ है वो वॉश आउट हो जाता है उसके दिमाग से। तो इसलिए कहा जाता है कि सोशल मीडिया और इन सारी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसे समय में, एग्जाम के समय में सोशल मीडिया और नकारात्मक टिप्पणियों से खासकर दूर रहना चाहिए। लेकिन माता पिता यहाँ कुछ और चीज़ें करके बच्चों का थोड़ा माइंड फ्रेश कर सकते हैं, जैसे कि उन्हें कहीं बाहर पार्क वगैरह में घुमाने ले जाए या फिर कहीं बाहर खाना खिला दिया, इस तरह किया, उनसे बैठकर थोड़ी देर उनके साथ बातें करके मस्ती कर ले। ऐसे कुछ चीज़ें भी की जा सकती है जिससे कि प्रेशर कम हो जाए और बच्चा हेल्दी माइंड के साथ पढ़ने बैठ जाए। देखिए, ये जो प्रेशर बच्चे के अगर एग्ज़ाम होते हैं तो वो बच्चे के एग्ज़ाम नहीं होते हैं, पूरे घर के एग्ज़ाम होते हैं, उनके माता पिता का भी एग्ज़ाम होता है। तो हमें वो माहौल उसको देना आवश्यक होता है कि हम बच्चे को कैसा माहौल दें। आप कभी कभी क्या होता है कि आपसी में पारिवारिक द्वंद्व होने के कारण से बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस समय माता पिता भी ध्यान रखें, हमें पारिवारिक कलह में नहीं पड़ना है, किसी अनावश्यक टिप्पणी के एक दूसरे पर ना करें, खुशनुमा माहौल रखें, हंसी खेल वाला माहौल रखें। और इनफैक्ट कि बच्चे को पॉजिटिव स्टोरीज आप सुना सकते हैं। थोड़ा सा हल्का फुल्का सा उसको व्यायाम करने के लिए बोलें कि व्यायाम कर लें, शाम के टाइम उससे बातचीत करें, उससे शेयर करें कि उसने पूरे दिन में क्या पढ़ा है, आप कैसे उसको करोगे। आप उससे क्यूरियोसिटी को रखते हुए, कहीं ना कहीं आप अपने आप को उससे थोड़ा सा कम लेवल पर रखते हुए उससे अगर वो ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करेंगे तो उसका भी रिवाइज होगा और पॉजिटिव उसको वेब्स भी मिलेंगी आपके थ्रू, और बच्चा जो परफॉर्म करने की उसकी जो पावर होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो माता पिता का रोल बहुत ही अच्छा होता है। दूसरी चीज मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी कंडीशन में जो हमारे बच्चे बंद कमरे में पढ़ते हैं तो बच्चों को कहीं पर भी बंद कमरों में ना पढ़ने दें। खास तौर से ऐसी अवस्था में उनके जो रूम्स होते हैं उसमें कुंडी का उपयोग बिल्कुल ना करें, बहुत ही उनके लिए पॉजिटिव होगा। बच्चा अलर्ट रहेगा और उसका निश्चित रूप से जो उसके प्रभाव है उसका परीक्षा पर
कंसंट्रेशन है वो अधिक अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज़ और जानना चाहूंगी यहाँ पर आपसे मैं, कई बार ऐसे मामले भी देखने में आएंगे, चूंकि खबरों में लगातार बने रहते, तो कई बार पढ़ा है कि बच्चे फेल होने के डर से, या तो कई बार ऐसी खबरें भी आती है सामने कि वो या तो आत्महत्या कर ले। कई बार पेरेंट्स का डर इतना होता है कि हमारे नंबर कम आए हैं या फिर हमारा पेपर बिगड़ गया, हम घर वालों को क्या जवाब देंगे, क्योंकि माता पिता कई बार तुलना भी कर देते हैं बच्चे की, के पास वाले का बच्चा देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, दिन भर वो पढ़ाई करता है, तुम कुछ नहीं करते। तो कई बार ये जो तुलना होती है भी बच्चों के लिए हानिकारक होती है। बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो तुलना शब्द है कभी भी छात्र से किसी छात्र की नहीं करना चाहिए जी। क्योंकि हमेशा ये तुलनात्मक अध्ययन ही बच्चे को अवसाद में ले जाने की पहली सीढ़ी होती है। और आपको मैं बता दूं कि बच्चा कोई भी जो है वो डल नहीं होता, सभी ब्रिलियंट होते हैं अपने भी। हर बच्चा हर किसी ना किसी विधा में अव्वल होता है। आपने देखा होगा एक डॉक्टर, एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, नामी डॉक्टर है, जो कि एक हार्ट का या किसी भी चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट है, ज़िंदगी बचाता है। अगर आप उससे सिलाई करने के लिए बोल दें तो शायद वो सिलाई नहीं कर पाएगा। वो सिलाई का जो अपने आप में एक विधा में मास्टर है, वो अपनी विधा में मास्टर है। तो हम किसी भी बच्चे की तुलना नहीं कर सकते हैं। हर बच्चे के लिए बच्चा अवसाद में तब जाता है जब उसको ऑप्शन नहीं मालूम होते हैं कि ऑप्शन कहाँ है जाने का। जब उसको आप जिस भी फील्ड में वो जाता है, अगर आपने उसको ऑप्शंस बताए हैं कि आपके लिए ये ऑप्शन है, आप मैथ साइड्स को लेते हैं तो मैथ्स में आप पायलट बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप एनालिसिस्ट बन सकते हैं, आप कॉमर्स फील्ड को भी ले सकते हैं, आप बहुत एरोनॉटिक्स फील्ड में भी जा सकते हैं, आप स्पेस साइंस में भी जा सकते हैं, आप किसी भी एजुकेशन फील्ड में भी जा सकते हैं, आप पीएससी के लिए भी जा। आप देखिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए उसको जानकारी होना आवश्यक होती है बच्चे को कि हम इन जानकारी में, अरे दुनिया में इतने ऑप्शंस हैं कि उसको अवसाद में जाने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते हम उसको उन सारी चीज़ों से अवगत कराएं। तो पेरेंट का ये कर्तव्य होता है कि जिस भी फील्ड में वो है, हम बच्चे को पहचानते हुए उसको वो तरीके बताएं। हमें चिंतन आवश्यक है, चिंता आवश्यक नहीं है। तो हम बच्चे को वो तरीके बताएं जिससे कि वो आगे बढ़ता है और उसको वो राय मिलती है कि हमको ऐसे पढ़ना है। हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स में अगर बच्चे को कहीं पर भी परेशानी आती है या कुछ, तो इसमें जो टीचर्स से प्रॉपर कंसल्ट करके आप कर सकते हैं। आप अगर शासकीय स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हर स्कूल में 2-2 काउंसलर रखे गए हैं सभी शासकीय स्कूलों में। आप उन काउंसलर की मदद ले सकते हैं। रेमेडियल्स उसमें उपलब्ध कराए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया है कि इस बार जो है वो डीपीआई से पेपर सेट होके आए हैं, तिमाही के और छमाही के। आप उनको वो रिवाइज करा सकते हैं। पिछले साल के 3 साल के पेपर उनको अब सॉल्व करा सकते हैं। तो निश्चित मानिए कि मेरा पूर्ण विश्वास है कि वो नंबर उसके सबसे अधिक होंगे उस क्षेत्र में जिसमें भी वो तैयारी कर रहा है। बिल्कुल सही कहा। और एक बहुत अच्छी बात कही आपने कि चिंतन आवश्यक है, चिंता करना आवश्यक नहीं है। और यहाँ एक चीज़ और जानना चाहूंगी, जैसे माता पिता जो लगातार बच्चों पे प्रेशर बनाते हैं, प्रेशर बनाना भी चाहिए पढ़ाई को लेकर, लेकिन साथ में क्या लगता है आपको कि बच्चों को ये भी समझाना जरूरी है कि आपको पढ़ाई करना है, पास होना है, जरूरी नहीं है कि आप सबसे ज्यादा अव्वल आओ, हमें आप पर भरोसा है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। बच्चों को पॉजिटिव वाइब्स के साथ भी आगे भेजा जा सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उनको पॉजिटिव वेव्स देना चाहिए कि बच्चा आप ये कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें याद हो गई हैं। आपको किसी में उसको नकारात्मक चीज़ से हमेशा दूर रखना। उसको हमें ऐसी बात कभी भी नहीं करना चाहिए कि जिससे वो और अवसाद की ओर करे कि आपको याद नहीं होता है। अरे आपको याद होता है, आप करिए ना, आप सुनाइए अच्छा मेरे को आपने क्या याद किया है। हमेशा उसका विषय का दिन में मूल्यांकन एक बार, जो सेल्फ वैल्यूएशन होता है वो बहुत, एवोल्यूशन जो उस चीज़ में आती है वो बहुत आवश्यक है। तो आप जब भी शाम को उससे साथ डिस्कस करते हैं डिस्कस, तो आप उसको, अगर आप चाहते कि मेरा बच्चा बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़े, अच्छे मार्क्स लेके आए, तो उससे डिस्कस कीजिए कि उसने क्या याद किया, वो क्या याद नहीं किया है। तो जब आप बात करेंगे तो पूरा उसको सारी चीज़ें रिकॉल होंगी। जैसे ही रिकॉल होंगी तो वो उसकी स्टेबल मेमोरी में जाके उसको याद रहेंगी और वो सारी चीजें कर सकता है। बिल्कुल। टिप्स एंड ट्रिक्स भी होती हैं कि हमें कैसे याद करना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। हम उसको बेसिकली जो हम जानकारी दें, जब भी हम उसको पढ़ाने के लिए बैठते हैं, तो आपने अभी बीच में बोला था कि कई बार कुछ लोग गाइड वगैरह से देखा हुआ है पढ़ना, तो कभी भी इन गाइड्स का उपयोग ना करें। आप पूर्ण किताबों से ही पढ़ें, उसकी विस्तृत जानकारी लें। जिस भी व्यक्ति को विस्तृत जानकारी होगी
तभी वो बहुत ही आसानी से आंख बंद करके एमसीक्यू के जो 40% प्रश्न है उसके वो हल हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि गाइड से देख के पढ़ाने की बजाय, पढ़ने की बजाय उस विषय के ऊपर डिस्कस होना चाहिए, साथ ही माता पिता को बच्चे के साथ उसको बताएं कि नोट्स आपको बनाना है। देखिए, आपने अगर उसको साल भर सपोर्ट नहीं किया बच्चे को और फिर आखिरी महीने में आप उस पर डायरेक्ट प्रेशर देंगे तो कहीं ना कहीं वो नाजायज प्रेशर होगा और बच्चा जो है अब साथ में जा सकता है। तो आप कोशिश करें कि साल भर, और ऐसे माहौल में उसको तो अब जैसा भी बोलते हैं बीती ताहे विसार दे आगे की सुध ले, तो हमें आगे जो 1 महीना है उसमें हम उसको देखें कि उसको क्या क्या उसके पार्ट, उसके चैप्टर्स अच्छे तरीके से तैयार हुए हैं। मैंने पुनः बोल रहा हूं कि अब ऐसी अवस्था में किसी नए चैप्टर उसको ना उठाएं बच्चे, अन्यथा हम पुरान उसके डर में, भय में, हमें याद होने में समय लगता है किसी भी चीज को। कम से कम एक चीज को याद होने में बोलते हैं कि 21 दिन तो लगते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो इस चीज में हम नए किसी भी टॉपिक को ना उठाएं, जो हमारे पुराने टॉपिक्स हैं हम उन टॉपिक्स पे अध्ययन करें, उन पे डिस्कशन करें। और हो सकता है कि बच्चा लेटा हुआ है तो आप बुक्स उसके पॉइंट को उसको सुना सकते हैं, आप बैठ के, मम्मी है, अगर पिताजी हैं, जो भी जिसको भी समय हो, तो बच्चे को पॉइंट्स रख के आप, अगर वो रेस्ट कर रहा है तो आप पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं कि देखो इसमें ये है। बट इसमें आपको पॉजिटिव होना आवश्यक है। जिस प्रकार से एक सपोर्ट के लिए आपको बच्चे की तरह पढ़ना होगा और बच्चे को समय देना होगा। बिल्कुल सही कहा कि बच्चे को समय देना होगा और बार बार टॉपिक को रिवाइज करना होगा। जिस सब्जेक्ट में कमजोर है बच्चा, उस पर लगातार प्रयास करेगा तो वो कमजोर विषय भी मजबूत बन जाएगा। एक अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी, बच्चों को क्या सजेशन देना चाहेंगे बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर? मेरा सबसे मुख्य सजेशन ये है कि आप निश्चिंत होकर करें। आपने साल भर पढ़ाई की हुई है और अगर किसी भी प्रकार से आपको अगर डाउट आता है तो आप जो ब्लूप्रिंट है, जो वेबसाइट्स पे है आपके शिक्षा मंडल की, आप उस ब्लूप्रिंट्स को ले सकते हैं। ब्लूप्रिंट्स को देखते हुए पढ़ें। ब्लूप्रिंट से पॉइंट भी बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा पेपर। और आपके प्राचार्य के पास में जो विमर्श पोर्टल है उस पर भी सैंपल पेपर उपलब्ध हैं, आप उनसे वो ले सकते हैं, टीचर्स ले सकते हैं और उस चीज़ को सॉल्व प्रयास करके जो पैटर्न आ रहा है उस पैटर्न को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। पिछले तिमाही और छमाही में जो पेपर हुए हैं, बस आप इतना कर लीजिए, इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर से मैं बोलूँगा, पेन हमेशा पुराना रखिए, इत्मीनान से बैठिए, साफ अक्षरों में लीजिए। कॉपी की कोई टेंशन मत कीजिए कि आप बहुत उसमें लिख रहे हैं, पास लिख रहे हैं तो वैल्यूअर को समझ में नहीं आ रहा है। स्पष्ट लिखिए, दूर लिखिए। आपके लिए कितनी भी आपको सप्लीमेंट्री कॉपीज़ मिल जाएंगी लिखने के लिए। आप और अच्छा अंक कराएं, मेरी शुभकामनाएं हैं सभी बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा प्रशांत शर्मा जी ने। बहुत सारी जानकारियां दी है बच्चों को बोर्ड परीक्षाओं को लेकर, माता पिता को भी दी और साथ में शिक्षकों को भी बहुत सारे सजेशन दिए कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पुराना बॉल पेन ही लेके जाना है एग्जाम देने के लिए, नए पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है नए पेन से आपका फ्लो उतना अच्छा ना बने। और भी बहुत सारे सजेशन दिए हैं, उनको फॉलो करना है। और बोर्ड की एग्जाम से जिंदगी की परीक्षाएं नहीं है, हार जाएंगे पुनः प्रयास करेंगे, लेकिन तनाव लेकर परीक्षा देने जाएंगे तो शायद उतनी अच्छी सफलता नहीं मिलेगी, बजाय इसके कि आप रिलैक्स होके जाएं। अब तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए प्रशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परीक्षा के दौरान डर लगना आम बात है। इसे अगर छात्र परीक्षा के दौरान पैनिक हो जाते हैं तो कुछ देर रुक कर गहरी सांस ले, फिर उसके बाद पानी पिए, खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करें और उसके बाद एक बार फिर शांत होकर एग्जाम देने की तैयारी में जुट जाए। सफलता जरूर मिलेगी। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।